हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा जो यूनिट फर्स्ट चल रहा है हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस का मतलब जो रिड्यूस हो चुका उसके बाद बचा हुआ रिमेनिंग जो भी है उसमें जो टॉपिक थे उसमें हम चार्ज पढ़ चुके हैं। चार्ज के बाद प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बाद हम कूलॉम लॉ पढ़ चुके हैं। कूलॉम लॉ के वेक्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं। कूलॉम लॉ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का मीन सभी जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बांटना या फैल। जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हम किसी ऑब्जेक्ट को जब चार्ज करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। निश्चित है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है चार्ज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड आ जाता है डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ऑब्जेक्ट पर चार्ज इक्वली, यूनिफॉर्मली या रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो तो ये कहलाएगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या होगा? इक्वली नहीं होगा, अनइक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, कहीं ज्यादा आ जाए कहीं कम आ जाए, या अनफॉर्मली हो, अनयूनिफॉर्मली हो, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कहलाएगा डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। हम जो डिटेल में बात करेंगे जो हमारे रहेगा वो रहेगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब निश्चित है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ऑब्जेक्ट जो साइज है वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। हो सकता है ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल सिस्टम का हो सकता है टू डायमेंशनल और हो सकता है वो थ्री डायमेंशनल हो। इसलिए हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जिसे हम बोल रहे हैं वन डायमेंशनल सिस्टम, इसका मतलब इसमें एक ही डायमेंशन काम में आएगी। या तो हम ऑब्जेक्ट की लेंथ की बात करेंगे या विड्थ की बात करेंगे या हाइट की बात करेंगे। इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम लीनियर शेप वाले ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसलिए इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी जिस सिंबल से शो की जाती है उसे हमने किया है लैम्डा से। लैम्डा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड ऑब्जेक्ट साइज, ऐसा साइज जिसमें टू डायमेंशंस हो सकता है लेंथ विड्थ आ रही हो। इसका मतलब निश्चित है अब लीनियर की जगह सरफेस की बात की जाएगी, इसलिए हमने टू डायमेंशनल सिस्टम के लिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को नाम दे दिया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी, रिप्रेजेंट की जाती है सिग्मा से। थर्ड ऑब्जेक्ट यदि थ्री डायमेंशन हो जिसमें लेंथ की बात की या विड्थ हो या हाइट हो, तीनों की बात की जाए तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा सिंबल रो से। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर यही पढ़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी ऑब्जेक्ट पर यूनिफॉर्मली हो तो कहलाएगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऑब्जेक्ट साइज यहाँ लीनियर आ रहा है, इसका तो लीनियर ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यूस हो, इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को नाम दे दिया जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बात आ जाएगी इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेसिक फॉर्मूला है चार्ज और ऑब्जेक्ट की लेंथ का रेशियो ही लीनियर चार्ज डेंसिटी को शो करता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हम सिग्मा या लैम्डा से शो कर रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला हो गया चार्ज अपॉन लेंथ। मान लिया टोटल जो लीनियर ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ एल है जिस पर हमें चार्ज क्वांटिटी क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो बेसिक फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, चार्ज अपॉन लेंथ। अगर यूनिट बात की जाए किस चीज की, लीनियर चार्ज डेंसिटी की, ऐसा सिस्टम में यूनिट क्या होगी, तो चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा हमने क्यू अपॉन एल, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज का तो हो गया कूलॉम, लेंथ का हो गया मीटर। इसका मतलब जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसकी यूनिट हो गई कूलॉम पर मीटर। सिमिलरली ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल हो, लेंथ भी हो और विड्थ भी हो, हाइट को नेग्लिजिबल मान लिया जाए, निश्चित है इस समय जो पॉइंट आएगा उस समय बात की जाएगी इस ऑब्जेक्ट की सरफेस की, इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को नाम दे दिया गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी यहाँ पड़ा जब लीनियर शेप था तो लेंथ की बात की जा रही थी, तो बेसिक फॉर्मूला बना चार्ज अपॉन लेंथ। अब जब यहाँ बढ़ गया हम सरफेस की बात करें, इसका लेंथ और विड्थ दोनों आ गए, इसका मतलब सरफेस में एरिया काउंट होगा, इसलिए बेसिक फॉर्मूला बन गया सिग्मा जिस इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ऐसे सिस्टम में यूनिट की बात करें तो चार्ज को मेजर किया जाएगा कूलॉम में, एरिया को मेजर किया जाएगा मीटर स्क्वायर में, देन इसकी यूनिट हो गई कूलॉम पर मीटर।
सिमिलरली लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को काउंट किया जाए तो निश्चित हिस्से में जो बात की जाएगी वो वॉल्यूम की बात की जाएगी। तो निश्चित हिस्से में जो चार्ज डेंसिटी बन जाएगी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा उसे हम बोल देंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिंबल रो। इससे पहले फॉर्मूला था चार्ज अपॉन लेंथ, फिर हमने पढ़ा चार्ज अपॉन एरिया, यह बन जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यूनिट की बात करें तो वहां थी कूलाम पर मीटर, सिग्मा में थी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, या बन जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है जिसे हम पढ़ रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। दो टाइप के पढ़े, एक डिसकंटिन्यूअस और एक कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में ऑब्जेक्ट के साइज के अकॉर्डिंग हमने उसे तीन कैटेगरी में तोड़ दिया, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में हमने लीनियर, 2 डायमेंशन में हमने सरफेस, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम पढ़ा। हाँ तो स्टूडेंट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक के बाद हम वापस अपनी कल वाली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी उन पर वापस आते हैं। तो कल हमने लास्ट न्यूमेरिकल कर लिया था ये वाला, कौन सा वाला, जिसमें दो चार्ज थे, दोनों सेम चार्ज थे, दोनों में रिपल्शन फोर्स था, रिपल्शन फोर्स की वैल्यू दे रखी थी, दोनों को यदि -4 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया जाए तो जो नए चार्ज प्रोड्यूस होंगे उनके बीच में हमें फोर्स निकालना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन कह रहा है ए चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q. Show that the system of three charges will be in equilibrium if small q equal to the -q/4. देखिए, a charge स्मॉल q इज प्लेस्ड एज द सेंटर। तो हमने सबसे क्या करा, जो स्मॉल q चार्ज है उसे एक लाइन जिसकी बीच की डिस्टेंस हमने 2x मान ली, इस लाइन के सेंटर C पर रख दी। जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस, दो इक्वल चार्जेस है, ये भी q और ये भी q, ये लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर दी। इस एंड सिरे को हमने A नाम दे दिया, इस एंड सिरे को हमने B नाम दिया। ये भी एक लाइन दिख रही है जिसकी टोटल लेंथ 2x है। चार्ज स्मॉल q सेंटर पे रखा है, कैपिटल Q दोनों सेम चार्ज एंड पॉइंट पे रखे हैं। क्या प्रूव करना है हमें, स्मॉल q को कैपिटल Q की फॉर्म में लाना है। कब, जब पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में। देखिए, लेट टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q each be held at point A and point B where the length of line AB is 2x. Here, see the center point of the line AB where charge Q is held, net force on the Q is 0. Q is 0 में net force 0 होने का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में। So Q is already in equilibrium. For the three charges to be in equilibrium, net force on each charges must be 0. इक्विलिब्रियम होने का मतलब किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स हमेशा कितना बना रहेगा, 0। नाउ टोटल फोर्स ऑन Q एट द पॉइंट B इज, कहां पे निकाल रहे हैं, टोटल फोर्स पॉइंट निकाल रहे हैं, कहां पे निकाल रहे हैं, पॉइंट B पर जहां चार्ज कैपिटल Q रखा है। इस कैपिटल Q पर फोर्स पॉइंट A पे रखा हुआ प्लस Q चार्ज भी फोर्स लगाएगा, पॉइंट C पे रखा हुआ स्मॉल q भी फोर्स लगाएगा। अब हम पहले बोल चुके हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसका मतलब नेट फोर्स हमेशा 0 बना रहेगा। अब हमें इस जो पॉइंट B पर चार्ज कैपिटल Q है, इस पर पॉइंट A पर जो चार्ज कैपिटल Q उसका फोर्स निकालना है। कल हमने कूलाम फोर्स या कूलाम लॉ पढ़ा था। दो चार्ज पॉइंट चार्ज A और B बीच की डिस्टेंस दे रखी है हो तो उनके बीच में फोर्स निकाला जा सकता है। तो पहले बात कर रहे हैं हम कौन से वाले की, कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच की। तो यहाँ फोर्स हो गया, फोर्स पढ़ा था हमने K, फर्स्ट चार्ज कैपिटल Q, सेकंड चार्ज स्मॉल q, बीच की डिस्टेंस 2x है, C से A की डिस्टेंस भी x हो जाएगी, C से B की डिस्टेंस भी x हो जाएगी। तो डिस्टेंस आ गई K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर, प्लस सेकंड वाला है जब इस पर फोर्स लगाएगा तो बीच की डिस्टेंस कंप्लीट काउंट होगी तो 2x बन जाएगी। K फर्स्ट चार्ज भी कैपिटल Q, सेकंड चार्ज भी कैपिटल Q, बीच की डिस्टेंस 2x का होल स्क्वायर। नेट चार्ज फोर्स इक्विलिब्रियम होने के कारण कितना आएगा, 0। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 0। देन देखिए K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर, इस टर्म्स को अगर उधर रिप्लेस कर दें तो विथ नेगेटिव साइन K
क्यू स्क्वायर अपॉन 4x²। टर्म्स को गौर से देखें तो k से k कैंसिल, क्यू स्क्वायर से a के q कैंसिल, x स्क्वायर से x² कंप्लीटली कैंसिल, देन स्मॉल q इन फॉर्म ऑफ कैपिटल Q वैल्यू आ जाएगी q इक्वल टू -q/4, हेंस द प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहता है टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस +4e एंड +a यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस स्मॉल a। क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज की वैल्यू है +4e, दूसरे पॉइंट चार्ज की वैल्यू है +e, दोनों सेपरेट हो रहे हैं कितनी डिस्टेंस से, a डिस्टेंस से दिख रहा है। इस 4e को q1 मान लिया, इस e को q2 मान लिया, q1 और q2 की सेपरेटली डिस्टेंस हमने कितनी मानी है, स्मॉल a, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस स्मॉल a। Where should be the third point charge be placed for it to be in equilibrium? क्या कह रहा है कि थर्ड चार्ज जो स्मॉल q है इस जर्नी लाइन पे किस जगह रखा जाए कि पूरे का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना रहे। ऊपर जो क्वेश्चन है सेम वो का वही क्वेश्चन है। ये दो चार्ज हो गए 4e, थर्ड चार्ज जो हमने रखा है स्मॉल q कहाँ रख दिया बेटा, इसे हमने मान लिया जो चार्ज q1 है उससे x डिस्टेंस पे। अब q1 और q2 की टोटल डिस्टेंस a है तो इसकी रिमेनिंग डिस्टेंस कहां से +e से बची रहेगी a - x। इसका मतलब स्मॉल q की 4e से डिस्टेंस तो x, स्मॉल q की पॉइंट चार्ज e से डिस्टेंस a - x। ये बोल रहा है इस डिस्टेंस को निकालना है कब, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इसका मतलब इस स्मॉल q चार्ज पर 4e के कारण जो फोर्स होगा और e के कारण जो फोर्स होगा, इन दोनों फोर्स का नेट फोर्स कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। F1 इक्वल टू F। F1 की बात करें, F1 किसको माना हमने, इस Q1 के कारण Q पे लगने वाला फोर्स। दिख रहा है डायरेक्शन इधर आ रही है। फॉर्मूला बन गया K, फर्स्ट चार्ज Q, सेकंड चार्ज 4e अपॉन इसके और इसके बीच की डिस्टेंस x, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर x²। सेकंड फोर्स F2 किसके कारण, इस E के कारण इसके ऊपर। तो फॉर्मूला बन गया K, फर्स्ट चार्ज स्मॉल q, सेकंड चार्ज स्मॉल e अपॉन अब डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा a - x का होल स्क्वायर। इस पूरे को कंप्लीटली सॉल्व किया जाए तो x इन टर्म्स ऑफ a, x की वैल्यू आ गई 2/3a। इसको तो a डिस्टेंस पे q1 चार्ज से उसे 2/3a डिस्टेंस पे रखा जाएगा तो हमेशा कैसा बना रहेगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना। हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख ली, किससे, कूलाम्ब फोर्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी उसमें हमने बेसिक प्रॉब्लम देखी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, देखें। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन ए रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग इलेक्ट्रिकली चार्जेस पार्टिकल्स वेयर ए फोर्स इन एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रिकली अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज। किसी, क्या कह रहा है, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का वो सराउंडिंग एरिया जिसमें किसी अदर चार्ज को लाने पर वो कोई फोर्स एक्सर्ट करे, फोर्स अनुभव करे, उसी एरिया को क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इट वुड बी एक्सर्ट ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हमेशा किधर मानी गई है कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी फोर्स की डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माना जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड टूवर्ड्स ए नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ली जाएगी और नेगेटिव चार्ज में हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में ली जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फैराडे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले किसने दिया, फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिया। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऊपर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी तो हमने क्या देखा कि किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के चारों ओर का वो सराउंडिंग एरिया जिसमें किसी अदर चार्ज को लाने पर वो फोर्स एक्सर्ट करे, फोर्स अनुभव करे,
अब ये तो पता फोर्स अनुभव करेगा, हो सकता है सेम चार्ज हो तो रिपल्शन फोर्स, अपोजिट चार्ज हो तो अट्रैक्शन फोर्स, बट अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स की क्वांटिटी कितनी होगी, इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिप्रेजेंट की जाती है कैपिटल ई वेक्टर। क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by the unit positive charge placed at the same point। तो उस पॉइंट पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उस पर लगने वाले फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स की क्वांटिटी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट से, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू इज, देखें एक चार्ज O कैपिटल Q है, इसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इस पर जो पॉइंट P है वो हमने टेस्ट चार्ज Q0 को रख लिया, तो निश्चित है जो कैपिटल Q है वो टेस्ट चार्ज Q0 पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स की डायरेक्शन इधर दिखाई दे रही है, मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, तो हम कूलॉम फोर्स की बात करें तो F इक्वल टू K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K फर्स्ट चार्ज कैपिटल Q, सेकंड चार्ज Q0 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर, तो फोर्स की वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कह रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन चार्ज। यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करता है। देन E इक्वल टू F अपॉन Q, फोर्स कौन सा, जो कूलॉम फोर्स है जो हमने ऊपर निकाला है, फॉर्मूला K कैपिटल Q0 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर इस फोर्स की वैल्यू यहाँ रख दी जाए देन इंटेंसिटी E का फॉर्मूला आ जाएगा K कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में टेस्ट चार्ज के चार्ज का कोई रोल नहीं है, यहाँ सिर्फ चार्ज कौन सा काउंट होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ई का फॉर्मूला बन गया Q अपॉन आर स्क्वायर, यदि यह मैं वेक्टर लगाता हूं तो यह हमें यूनिट वेक्टर आर कैप से मल्टीपल करना पड़ेगा, लिख रखा है वेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ Q टुवर्ड्स Q0। ऐसे यूनिट की बात की जाए तो दिन E इक्वल टू F अपॉन Q, फोर्स की यूनिट हो गई आपके न्यूटन, Q चार्ज की यूनिट हो गई कूलॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऐसे सिस्टम में यूनिट बन गई न्यूटन पर कूलॉम। फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहली बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज द सेम एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो फ्रॉम द चार्ज Q, इसका मतलब चार्ज Q से इक्वल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वली या यूनिफॉर्मली बनी रहेगी। दस इट हैज ए स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री को फॉलो करता है। The magnitude of the electric field E depend only the charge Q and distance R। हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एक इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। द टेस्ट चार्ज Q0 इंपॉर्टेंट है, हमने ऊपर जो फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ लिखते हैं E इक्वल टू F अपॉन Q0। इसका मतलब यहाँ मदर जो है चार्ज वो कैपिटल Q है और हमें टेस्ट करना है टेस्ट चार्ज Q0। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द टेस्ट चार्ज Q0 में हैव इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब वो खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है। इट में मॉडिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, देयरफॉर टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट वी रिवराइट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट R एज E दिस इक्वल लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो चार्ज Q0 है ये हमेशा जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उससे हमेशा कम होना चाहिए। अगर ज्यादा हुआ तो इस सिस्टम को ही चेंज कर देकर जिसमें हम इसे रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, जो हम ऊपर भी पहले भी पढ़ चुके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे भी लागू किया जा सकता है। यहाँ जब हम सिर्फ दो चार्ज की बात कर रहे थे तो सिंपल फॉर्मूला E इक्वल टू F अपॉन Q0। यदि दो से ज्यादा सिस्टम में चार्ज हो तो मान लिया चार्ज है Q1 Q2 Q3 बिलोंग्स टू Q0 जिनके पोजिशन वेक्टर
R1, R2, R3 belongs to R0, then the electric field intensity at the point P due to the system of charges is the vector sum of electric field intensity at the point due to individual charges. वही हो जाएगा, फर्स्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, सेकंड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, nth चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी En, देन टोटल सिस्टम के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज द वेक्टर सम ऑफ E1, E2, E3 बिलोंग्स टू En. E1 की बात करें, अभी भी फॉर्मूला पढ़ा, कांस्टेंट K इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो E1 की वैल्यू बन गई K Q1 अपॉन डिस्टेंस R1 का स्क्वायर. वेक्टर फॉर्म है इसलिए R1 कैप से मल्टीपल कर दिया. सेकंड E2 की बात करें तो सेम उसी सिमिलर फॉर्म में K Q1 की जगह हो जाएगा Q2, डिस्टेंस R1 की जगह फॉलो की जा रही है R2 का स्क्वायर वेक्टर डायरेक्शन R2 बिलोंग्स टू Qn K Q1 Q1 अपॉन R स्क्वायर. या इसे मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा जा सकता है E K सिग्मा I2 वैल्यू टू द N QI अपॉन RI का स्क्वायर RI कैप. न्यूमेरिकल देखिए किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इससे पहले हमने सेम न्यूमेरिकल किया, हमने कूलॉम फोर्स पर. What are the magnitude and direction of the electric field at the center of square in figure? फिगर में क्या दे रखा है, एक स्क्वायर शेप दे रखा है जिसके वर्टेक्स पर चार्ज रखे हुए हैं. कौन कौन से, +Q, -2Q, +2Q और -Q. लेंथ दे रखी है आर्म की 5 सेंटीमीटर. हमें क्या निकालनी है, सेंटर पर लगने वाले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्वांटिटी भी निकालनी है और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है. देखिए तो हमने पॉइंट या वर्टेक्स हमने नाम दे दिया A, B, C और D. A पर +Q, B पर -2Q, C पॉइंट पर +2Q, D पॉइंट पर -Q. सब लेंथ सेम है इसलिए लेंथ को हमने एक ही जगह शो कर दिया. A और B की डिस्टेंस भी A, B और C की डिस्टेंस भी A, C से D की डिस्टेंस भी A, D से A की डिस्टेंस भी. सबसे बात करते हैं हेयर. चारों आर्म सेम है, चाहे OA, चाहे OB, चाहे OC, चाहे OD. सेंटर से सभी की डिस्टेंस हमने R मान रखी. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल r. गौर से देखें, यहाँ पर भी चार्ज +Q, यहाँ पर भी चार्ज +2Q. पहले हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ इस ट्रायंगल की बात करें तो ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस A है. फॉलो करने पर जब हम देखेंगे तो इस वैल्यू को निकाला जा सकता है जिसकी वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में 5 है, मीटर में चेंज करेंगे 5 × 10⁻² मीटर विथ √2. आल्सो हियर E1 = E2. E1 E2 क्यों होता है, देखो गौर से. E1 इसके कारण है, E2 इसके कारण है. दोनों की चार्ज क्वांटिटी सेम है और डिस्टेंस सेम है. E1 E2 सेम होंगे, वैल्यू आ जाएगी K चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R. इसी प्रकार E1 E2 वैल्यूज जब रखेंगे तो हमने R की वैल्यू ऊपर निकाल रखी है, R की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया. देन E1 E2 की वैल्यू आ गई 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम. इन स्क्वायर ABCD द ट्रायंगल एंगल AOB 90 डिग्री दिखाई दे रहा है. सो द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन O दिस इक्वल टू √, दो प्रकार की है. E1 की डायरेक्शन इधर है, E2 की डायरेक्शन इधर है. इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है. तो निश्चित है इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है या डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा. तो नेट फोर्स E निकाला जाए तो E नेट दिस इक्वल टू √, E1² + E2² + 2 E1 E2 cos थीटा. E1 E2 के बीच की डायरेक्शन देखिए एंगल कितना 90 डिग्री. cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म हट गई. तो नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बची रह गई E1² + E2². पहले प्रूव कर चुके E1 = E2, तो इसे 2E1² भी लिखा जा सकता है, 2E2² भी लिखा जा सकता है. देन वैल्यू हो गई E नेट √2 टाइम्स ऑफ E1. E1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, इसको √2 से मल्टीपल कर दिया. दिख रहा है इस नेट फोर्स की डायरेक्शन ये है. इसका मतलब E1 से भी इसकी डायरेक्शन 45 डिग्री रहेगी, E2 से भी इसकी डायरेक्शन 45 रहेगी. इसका मतलब इसकी क्वांटिटी तो हो गई 7.2 √2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन हो गई विथ E1 और E2 इस 45. हाँ तो स्टूडेंट आज हमने आज की क्लास में 3 टॉपिक पे डिस्कशन किया.
फर्स्ट टॉपिक हमने लिया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक अनयूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑब्जेक्ट की साइज के अकॉर्डिंग 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल को हमने पढ़ा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमने पढ़ा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम डेंसिटी की बात करें, ये कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा इज ए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सिग्मा, सिग्मा इज ए कोफिशिएंट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर थर्ड पढ़ा हमने रो, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें हमने बेसिक फॉर्मूले की बात करी, फिर उनके ऐसे सिस्टम में हमने यूनिट्स निकाली। सेकंड टॉपिक पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने जब डिफाइन किया तो हमने लास्ट क्या देखा कंक्लूजन कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी निकालने के लिए हमने टर्म ली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज द रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन चार्ज। यहाँ पढ़ा हमने कि जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, वो मदर चार्ज की कंपैरिजन में कम होना चाहिए, वरना ये मदर चार्ज को इफेक्ट करेगा, पूरा सिस्टम इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमेशा मदर चार्ज जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी तुलना में हमेशा मिनिमम में रहनी चाहिए। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में लिमिट यूज करते हैं। बेसिक फॉर्मूला बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दिस इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। थैंक यू। आगे हम बचे हुए सारे टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।